दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज जैसा कि आप जानते हैं, ट्रिपल ए गैंग यानी अडानी यम ट्रिपल ए गैंग यानी मोदी, अमित शाह, अडानी और अंबानी गैंग। तो आज किसान यम ट्रिपल ए गैंग के छाती पर अपना ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। अब इतना तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बीत रही होगी इस ट्रिपल ए गैंग पर, अडानी अंबानी गैंग पर, मोदी, अमित शाह, अडानी अंबानी गैंग पे क्या बीत रही होगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज किसान भाई, हमारे और आपके किसान भाई अडानी अंबानी और मोदी, अमित शाह की छाती पर ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। आप सभी लाइव न्यूज या जो भी राष्ट्र के प्रति थोड़ी हमदर्दी रखते हैं वो न्यूज चैनल्स दिखाते होंगे। और आपने देखा, अभी आपने महसूस भी किया होगा कि किस तरह राष्ट्रवादी, जो राष्ट्र के लिए दिन रात एक करने वाले लोग हैं, आप तक सूचना पहुंचाने वाले लोग हैं, रवीश कुमार जैसे लोग हैं, उनको कैसे पीछे धकेला जाता है, कैसे परेशान किया जाता है, यह आपसे छुपी हुई नहीं है। तो आपकी ताकत, हमारी ताकत अब सोशल मीडिया तक सीमित हो चुकी है। हम और आप सोशल मीडिया तक सीमित हो चुके हैं। इसलिए हमको और आपको चाहिए कि हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर करें। और उसका यही एक रास्ता है मेरे दोस्त, कि जब भी कोई भाई किसानों के पक्ष में कोई भी किसी भी माध्यम से अपनी बात कह रहा है, उससे जुड़िए, उसको दूसरों तक पहुंचाइए। मैं अपने लिए सिर्फ नहीं कह रहा हूं, जो भी मेरा भाई, जो भी आपका भाई, जो भी इस देश का बेटी, बेटा, भाई, बहन, माता, पिता, जो भी इस किसान आंदोलन के साथ खड़ा है, इनका समर्थन करता है, और अगर वो सोशल मीडिया पर आपको दिखता है तो उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, उसे शेयर करने की कोशिश करें, जिससे लोगों तक बात पहुंचे। लड़ाई आप जानते हैं कि किसान आंदोलन में लगे, किसान एकता मोर्चा से जुड़े नेता भी, किसान एकता मोर्चा के लोग भी अपना अब एक YouTube चला रहे हैं, उस किसान एकता मोर्चा के नाम से, उससे भी जुड़ जाइए। वो एक न्यूज चैनल चला रहे हैं YouTube पे, उससे भी जुड़िए। वो एक न्यूज़पेपर भी निकाल रहे हैं जो कि वहां आंदोलन में ही अभी दे रहे हैं। तो जैसे भी हो सके मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, किसानों का साथ दीजिए, वरना ये ट्रिपल ए गैंग, यम ट्रिपल ए गैंग, ये देश को खत्म कर देगा, ये देश को बेच देगा, ये देश को बर्बाद कर देगा। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, आगे हम उस विषय पर आते हैं कि आज किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला है, और आपको भी पता होगा कल एक और बैठक होगी जिसका भी कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। चंदू भाई कहते हैं किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। बहुत सही कह रहे हैं मेरे दोस्त, जय जवान जय किसान। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा प्रधानमंत्री, जो देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो तो एक नारा दे रहा है, जय अडानी जय अंबानी। उसके लिए अडानी अंबानी के से हटके भारत में कुछ भी नहीं है। उसके लिए अडानी अंबानी के अलावा कोई नहीं है।
आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। आप इसी तरह से अपने सवाल भी लिखते रहिए। अगर सवाल लिखते रहेंगे तो हम आपका जवाब देते रहेंगे। आप देख रहे होंगे किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। पिछले दिनों 4 तारीख की वार्ता असफल रही। इसके पहले भी मैंने बताया था मेरे दोस्तों कि उस वार्ता से कोई कुछ भी हासिल नहीं होगा, और कल एक और वार्ता है। उसके पहले किसान आज ट्रैक्टर मार्च निकाले हैं दिल्ली के चारों तरफ। इसका हम और आपको समर्थन करना चाहिए। कल आधी रात को अमेरिकी कांग्रेस के भवन पर ट्रंप समर्थकों का हमला, वो चीज जो आप अमेरिका में आज देख रहे हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाई ने लिखा है अमेरिका की बात, जो आज आप अमेरिका में देख रहे हैं कल आपको भारत में दिखाई देगा। जैसे ही नरेंद्र मोदी को कुर्सी से, चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे हमारे किसान, चाहे ये देश के नौजवान और चाहे आप, जैसे ही इसका गला पकड़कर नीचे घसीटेंगे, अमेरिका से भी ज्यादा बड़ा ड्रामा यहां आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि मेरे दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूं, यह आदमी नरेंद्र दामोदर दास मोदी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ एक बिच्छू है। अब गड़बड़ क्या है? जैसे शिवलिंग पर अगर कोई एक बिच्छू आपको दिखाई देता है तो कैसे उसको मारेंगे, कैसे उसको हटाएंगे? अगर उसे मारने जाएंगे तो धर्म संकट बढ़ेगा कि शिवलिंग पर प्रहार होगा। कैसे आप बिच्छू को मारेंगे? कहने का मतलब यह है मेरे दोस्तों कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक शातिर भस्मासुर जो शिवलिंग पर जाकर बैठा है, जैसे ही उसे मारने, उसे हटाने और उसे धक्का देने, उसका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश करते हैं, वो हिंदू मुसलमान धर्म की आड़ लेता है, दुनिया भर की नौटंकी करता है, हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू की बात करता है, लेकिन सब छल होता है, सब नौटंकी होता है और वो अपने आप को बचा लेता है। मेरे दोस्तों, इसी तरह से इस बिच्छू को कैसे आप मारोगे, कैसे आप बाहर निकालोगे, शिवलिंग से कैसे उतारोगे, यह बहुत बड़ा धर्म संकट है। इसीलिए बड़ी समझदारी और बड़ी ईमानदारी से इसको वहां से निकालना पड़ेगा। कोई भाई हैं लिख रहे हैं, सर जी, उन्होंने अपना नाम पंजाबी में लिखा, इसके लिए मैं नहीं पढ़ पाया। सर जी, सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से वोटिंग करवाने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट, मेरे दोस्त, आज बड़े आराम से मैं कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, भारत की जितनी भी संस्थाएं हैं वो नपुंसक हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। आपको सुप्रीम कोर्ट से, आपको किसी भी इंस्टीट्यूट, सीबीआई से, सुप्रीम कोर्ट से, किसी भी भारत की किसी भी संस्था से आप उम्मीद मत कीजिए। आपको, हमको अपनी लड़ाई इस दुर्दांत हत्यारे को, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसे भस्मासुर को खत्म करने का एक ही तरीका है कि इसको मजबूर कर दो कि ये अपना हाथ अपने ही सर पे ले जाए, और जैसे ही अपना हाथ अपने सर पे रखेगा यह भस्मासुर भस्म हो जाएगा। लेकिन आपको यह बता दूं मेरे दोस्तों, यह आदमी अब अपना हाथ अपने सर पे रख चुका है। कैसे? किसानों ने ही, हम और आप जैसे मजदूरों ने ही इस आदमी को उस कुर्सी पर पहुंचाया, और आज यह आदमी उसी आम जनता, आम नागरिक, आम किसानों पर प्रहार कर रहा है, यानी अपना हाथ अपने सर पे रख चुका है। यह आदमी अब भस्म होकर ही रहेगा, यानी अब यह आदमी खत्म होकर ही रहेगा, बच नहीं सकता, चाहे जितने दिन कुर्सी पर बैठ ले। यह आप याद रखिएगा। मेरे दोस्तों,
इसलिए सबसे ज्यादा हमको और आपको पूरी ताकत से, पूरी तन्मयता से, पूरी श्रद्धा से किसानों के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि किसानों पर हाथ डालने का अर्थ है कि नरेंद्र मोदी ने अपने भस्मासुरी हाथ को अपने ही सर पे रख लिया है। अब वो भस्म होना बाकी है। कब भस्म होगा आप इंतजार कर लीजिए। किसानों पर हाथ डाल करके, कृषि पर हाथ डाल करके किसी कृषि क्षेत्र को अडानी अंबानी को बेचने की कोशिश करके नरेंद्र मोदी ने अपना अंत निश्चित कर लिया है। दुनिया की कोई ताकत अब नरेंद्र मोदी को उस कुर्सी पर नहीं बिठा सकती, नहीं बैठे रहने दे सकती। ये आप मान के चलिए, बशर्ते हम ईमानदारी से अपने किसान भाइयों के साथ खड़े रहें। मंगल सिंह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकारी संस्था जितनी भी सी थी सब बिकाऊ। बिल्कुल सही, बिकाऊ नहीं मेरे दोस्त, बिक चुकी हैं। मैं ये सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जो कदम उठाना चाहे उठा ले। मैं सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व भी खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में ही भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला, झूठ बयान दिया, झूठ पेश किया और उस झूठ को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। मेरे दोस्त, आज अगर सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व होता, मैंने कुछ दिन पहले यह बात उठाई थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व होता, अगर भारत में संविधान होता, अगर भारत में लोकतंत्र होता और जैसा कि भारत में लिखा है कि संविधान और कानून हर आदमी के लिए बराबर है, तो नरेंद्र मोदी ने 4 किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है, सीधे डायरेक्ट अपने इस एक्शन से। और कम से कम आंदोलन में शामिल 50 हमारे किसान भाई शहीद हो चुके हैं। इसके बाद भी ये आदमी प्रधानमंत्री बना हुआ है, इसके बाद भी इस आदमी पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस आदमी को जेल नहीं भेजा। तो सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व बचा है ऐसा आप मान सकते हैं, मैं नहीं मान सकता। अगर संविधान होता, अगर लोकतंत्र होता, अगर कानून सबके लिए बराबर होता, तो आपराधिक सीपीसी धारा के तहत नरेंद्र मोदी 104, 108 के 304, 308 के मुजरिम हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो से खुद संज्ञान लेते हुए अरेस्ट, गिरफ्तार करने का आदेश देना चाहिए। इन पर मुकदमा चलना चाहिए, इनको तुरंत कुर्सी से हटाना चाहिए और जेल में डालना चाहिए और बाकी की इंक्वायरी बाद में होगी। किसानों का बिल दूसरा जो कोई उस कुर्सी पे आएगा वो उठा लेगा। हमें नरेंद्र मोदी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर अस्तित्व होता सुप्रीम कोर्ट का तो यह हुआ होता। लेकिन मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का भी कोई अस्तित्व नहीं है। और भाई कुछ लोग बोल रहे हैं, अनिल सिंह राठौर जी बोलते हैं, अनिल सिंह राठौर कहते हैं अब इस देश की सारी संस्थान को क्रांति ही बचा सकती है। सभी इस क्रांति में भाग लें और मुझे विश्वास है कि भस्मासुर भी खत्म होगा। जय किसान, जय जवान। बिल्कुल सही कहा अनिल सिंह राठौर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है मेरे मित्र, हम सबको किसानों के साथ खड़े होना चाहिए। हम सबको किसानों के साथ खड़े होकर जय जवान और जय किसान का नारा लगाना चाहिए। हम सबको किसानों के साथ खड़े होकर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो भी देना चाहिए, क्योंकि ये अंतिम लड़ाई है, इसके बाद कोई लड़ेगा नहीं। मोहम्मद असलम भाई कहते हैं, पंडित जी आप जो शुरू से कहते आए हो, आपकी एक एक बात सही थी। इस सरकार ने सबको खरीद रखा है। बिल्कुल सही मेरे मित्र। कम से कम जो मुझे शुरू से सुनते हैं, आप जैसे मेरे भाई मेरे मित्र,
जो शुरू से सुनते हैं या अभी जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि मेरे पीछे के वीडियो देखिए। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जिस दिन से ये गद्दी पर बैठा है उसके 6वें महीने के से ही, मतलब 2015 के शुरू से ही अगर आप मेरा वीडियो देखना शुरू करेंगे तो हम वो सारी बातें बता चुके हैं जो घटनाक्रम आज चल रहा है। मेरे दोस्त, हम इस आदमी का विरोध तब से कर रहे हैं जब से ये कुर्सी पर बैठने के तुरंत बाद भूमि अधिग्रहण बिल, एक ड्रैकोनियन कानून लाने की कोशिश की थी, डलहौजी से भी ज्यादा खतरनाक, तभी से इसका विरोध कर रहे हैं। और उसके बाद से अगर आप मेरा सारा वीडियो देखेंगे तो आपको आज जो भी घटना हो रही है हमारे लिए कोई नई नहीं है। हम पहले से जानते हैं मेरे दोस्तों, और हम पहले कहते रहे हैं। हमने 6 साल लोगों को जगाने की कोशिश की कि यह आदमी चुनाव जीतने के लिए कोई ना कोई बड़ा कांड कर देगा, क्योंकि यह आदमी जितने भी वादा किया है वो एक भी पूरा नहीं किया है। इसलिए चुनाव जीतने के लिए कोई ना कोई खतरनाक कदम उठाएगा, और ये उठाया। इसने 44 सैनिकों को आरडीएक्स लगा करके आतंकवादियों के साथ मिलकर के इस आदमी ने उड़वा दिया, और उन्हीं 44 सैनिकों की लाशों पर खड़ा होकर के इसने वोट मांगा और फिर से प्रधानमंत्री बन गया। दोस्त, ये कितना नृशंस और कितना खतरनाक आदमी है, कितना बड़ा घातक है ये आदमी इस देश के लिए। इसको आपको समझना होगा, आपको यह भी समझना चाहिए, क्योंकि आप मेरे सारे वीडियो में देखेंगे, यह भी आपको समझना चाहिए कि यह आदमी खूनी खेल से ही अपनी राजनीति शुरू की थी। यह आदमी एक्सीडेंटली गुजरात का 2001 में मुख्यमंत्री बनाया गया था। एक्सीडेंटली वहां भूकंप आया था, वहां इसे भेजा गया। कार्यकाल लगभग 1 साल का रह गया था। 6 महीने में यह कुछ नहीं कर पाया, तो लेकिन फिर भी इसको मुख्यमंत्री फिर से बने रहना था। इसने अपने ही कार सेवकों को, 59 कार सेवकों को जिंदा ट्रेन में बंद करके जलवा डाला, और उन्हीं कार सेवकों की लाशों पर खड़ा होकर के इसने गोधरा में दंगे करवाए, लाशों की ढेर लगा दिया। हजारों हिंदू और मुसलमान मारे गए, और उनकी लाशों पर खड़ा होकर के इसने चुनाव लड़ा 6 महीने के बाद, और चुनाव जीत करके फिर से मुख्यमंत्री बन गया। यह आदमी लाशों का व्यापारी है। ही इज अ ट्रेडर ऑफ, आप खुद समझिए मेरे दोस्त। ऐसे आदमी को, ऐसे भस्मासुर को सत्ता में बने रहने देना पूरे देश को खत्म करने जैसा है, पूरे देश को बर्बाद करने जैसा है। तो आगे भोसले जी लिखते हैं, स्वामी जी आपको वंदन। धन्यवाद बंधु, आप बहुत महान कार्य कर रहे हैं। आप देश को बचाने का काम कर रहे हैं। आपके द्वारा बहुत सच्चाई सामने आ रही है। आपको सब वीडियो हम देखते हैं। धन्यवाद बंधु। मेरे भाई, आप मेरा वीडियो देखते हैं, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे दोस्त, आपसे जो भी बन सके, जो पार्ट आपको काफी इफेक्टिव लगे और ज्यादा पावरफुल लगे, उसको डाउनलोड करके, कट करके उसको लोगों तक पहुंचाइए, लोगों तक बात को पहुंचाइए। या जो मैं कहता हूं, जो सूचनाएं मैं देता हूं, जो बातें मैं कहता हूं मेरे दोस्त, उसको अपने भाषा में रिकॉर्ड करके दूसरों तक पहुंचाइए। मेरा मकसद मेरी बात लोगों तक पहुंचे। मेरा मकसद यह नहीं है कि मैं लोगों तक पहुंचूं। मेरा मकसद है क्रांति लोगों तक पहुंचे, किसानों की आवाज लोगों तक पहुंचे, इस देश के गरीबों की आवाज लोगों तक पहुंचे, इस देश के मजदूरों की आवाज लोगों तक पहुंचे। यह मेरा मिशन है। हिमांशु जी कहते हैं, पंडित जी काला धन कब आएगा? विदेशों से 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार कब से मिला? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। काले धन को नरेंद्र, पहले भी मैं बता चुका हूं मेरे दोस्तों, काले धन को इन्होंने 50-50 करके विदेश में ही बांट लिया, और जो नरेंद्र मोदी को मिला वो नरेंद्र मोदी अपने करीबी, जैसे अडानी अंबानी जैसे चोरों के नाम से वहां ट्रांसफर करवा लिया। अब वही पैसा भारत में इनडायरेक्टली अंडरग्राउंड तरीके से लाया जा रहा है, जिसका नाम है एफडीआई। आप जानते हैं भारत में
नरेंद्र मोदी एफडीआई का विरोध करके सत्ता में आए थे, लेकिन आते ही 100% एफडीआई ने 100 सेक्टर किया, सिर्फ इसलिए कि वही काला धन अंडरग्राउंड तरीके से एफडीआई के जरिए भारत में लाया जा सके। और वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जो भी काला धन है वो अंडरग्राउंड तरीके से भारत में लाया जा रहा है, अडानी अंबानी के जरिए। अडानी अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, मोदी एंड कंपनी, या फिर यूं कहें कि सारे गुजराती चोरों के जरिए देश में लाया जा रहा है। और इसीलिए यह कृषि कानून भी उसी ब्लैक मनी को एडजस्ट करने के लिए, पंप करने के लिए, उसी ब्लैक मनी को कृषि क्षेत्र में लगाने के लिए यह कानून, तीनों कानून लाया गया है। आप समझ गए होंगे काला धन कहां है। काला धन मोदी के पास है, मोदी के भाई के पास है, मोदी के अपने चहेतों के पास है, अडानी अंबानी जैसे दल्लों के पास है, रामदेव और बहुत से भगवा आरएसएस, रामदेव, रविशंकर जैसे दलालों के पास है काला धन। वह आ चुका है और वो अंडरग्राउंड तरीके से लाया जा रहा है और इन्हीं दलालों के जरिए, और जिसे नाम दिया गया है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसी दोगले इंसान ने एफडीआई का विरोध किया था और इसी दोगले इंसान ने एफडीआई 100% इन 100 सेक्टर लागू किया। खैर, यह आदमी झूठ के सिवा कुछ बोलता नहीं और झूठ दबा के बोलता है, आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जोगिंदर जी कहते हैं यू आर राइट। बंटी अरोड़ा कहते हैं सर अभी 60% लोग नहीं जानते कि देश में किसान आंदोलन क्या है, सही है या गलत। मेरे दोस्त, मैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं, वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, आरएसएस के बड़े नेता, अपने आप को क्षेत्रीय रूप से प्रतिष्ठित नेता, उनसे अगर मैंने सवाल किया कि किसान बिल क्या है, तो उनको भी उत्तर नहीं मिला। वो भी उत्तर नहीं दे सके किसान बिल वास्तव में है क्या। मेरे दोस्त, लोग, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े लोग ज्यादातर डाबर हैं। डाबर का मतलब आप समझते होंगे, उसे डाबर कह लीजिए, उसे एलसीसीएन कह लीजिए, उसे जर्मन शेफर्ड कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े लोग ज्यादातर वही हैं। उनके पास अपना कुछ नहीं है, मोदी हैं तो सब ठीक है। मैंने सवाल पूछा एक बड़े नेता से, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस बड़े नेताओं से सवाल पूछा कि किसान बिल देश हित में है या देश के विरुद्ध है। उनका कहना था नरेंद्र मोदी ने अच्छा किया है, यह देश हित में है। मैंने पलट के सवाल किया, भाई किसान बिल के कितने पार्ट हैं जो नरेंद्र मोदी अभी लाए हैं, और उसमें क्या है तीनों किसान बिलों में, आप बताएंगे। उनका कहना था नहीं मुझे तो नहीं मालूम है, पूरी तरह से तो नहीं जानता, लेकिन उनका कहना है कि सबको वाजिब दाम मिलेगा, सबकी कमाई बढ़ जाएगी, किसान अमीर हो जाएंगे। मैंने बोला यह तो उत्तर नहीं हुआ। आप यह बताइए कि उस किसान बिल में लिखा क्या है, किसान बिल में है क्या। अगर संक्षेप में भी बताइए तब भी वो नहीं बता सके। अब आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में कैसे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी की तरह ही चौथी फेल है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता वैचारिक रूप से नंगे हैं, वैचारिक रूप से खाली हैं। उन्हें खुद भी पता नहीं कि वो क्यों नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। ऐसे आदमी से
आप क्या उम्मीद करोगे? दोस्त, ये तीनों किसान बिल नरेंद्र मोदी का अंत करेगा, नरेंद्र मोदी का खात्मा करेगा। क्यों? उस विषय पर बताता हूं मेरे दोस्त। ये तीनों किसान बिल लाएंगे नरेंद्र मोदी, इसीलिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनाए गए थे अडानी अंबानी और चाइना की, अमेरिका की बड़ी कंपनियों के द्वारा, यानी विदेशी पूंजीपतियों और अडानी अंबानी के जरिए ये तीनों किसान बिल, ये तीनों किसान बिल नहीं, किसानों की जमीन हड़पने के लिए, कृषि क्षेत्र को पूंजीपतियों के हवाले करने के लिए, इसी शर्त पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और नरेंद्र मोदी जैसे ही पहला कार्यकाल शुरू किया, आते ही उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून लाया, किसानों से उनकी जमीनें छीन करके अपने अमीर जो बनाए थे उन्हें प्रधानमंत्री, उनके हाथों में देने के लिए। वो कानून भी डलहौजी से भी ज्यादा, यानी अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक था। क्या था उसमें? आपसे आपकी जमीन ली जाएगी, आप पूछ नहीं सकते, आपको बताया नहीं जाएगा कि क्यों ली जा रही है, आप सरकार के खिलाफ अदालत नहीं जा सकते, सरकार उसे जैसे चाहे उसका प्रयोग करेगी और सरकार आपको उसकी जानकारी या शेयर या किसी तरह की कुछ भी, आपको जो तय करेगी सरकार, उस पैसे को लेकर के उस जमीन को छोड़ देना है। यही उस कानून में था मेरे दोस्त। आज उसी बिल, यानी जो नरेंद्र मोदी आए थे, प्रधानमंत्री बने थे उस समय, वही भूमि अधिग्रहण बिल आज तीन किसान बिल के रूप में लाया गया है। काम मतलब वही करेगा, यानी किसानों से उनकी जमीन छीनेगा। भ्रम फैलाने के लिए तीन बिल का नाम दिया गया है उसको, उसका मूल एक ही है। इस जो किसान बिल की लड़ाई नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, वो मूल यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसको कहते हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी नहीं कह सकते, ये है कॉर्पोरेट फार्मिंग, यानी अब बड़े उद्योगपति खेती करेंगे और आप सिर्फ मजदूरी करोगे। उसके लिए पहला बिल, दूसरा बिल और तीसरा बिल। पहला बिल लाया गया, आपके नाम पे किसानों को कहा गया कि आप भंडारण करो। किसान नहीं करेंगे, अब भी नहीं करते, तब भी नहीं करेंगे, आगे भी नहीं करेंगे। पहले भी उनको करने की छूट थी, तो इसमें कुछ भी नया किसानों के लिए नहीं। तो भंडारण की छूट किसको दी गई? अडानी अंबानी को, चोरों को। और उन चोरों को भंडारण की छूट दी गई है जिनके भंडारण के नाते देश में महंगाई होती थी। मोदी भी रोता था, यही आरएसएस चड्डी खोल के रोता था कि महंगाई आ गई है, लोग जमाखोरी कर रहे हैं, लोग भंडारण कर रहे हैं। और जब नरेंद्र मोदी भंडारण का लाइसेंस दे रहा है, यानी जमाखोरी का लाइसेंस दे रहा है, तो सारे चड्ढी वाले हिजड़े और भारतीय जनता पार्टी के जनखे सबके सब पीछे हो गए हैं, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो गए हैं। अब आप सोचिए, तो ये कानून भंडारण करने के लिए, यानी जमाखोरी का लाइसेंस है। पहला कानून जमाखोरी का लाइसेंस है अडानी अंबानी के लिए। जब लाइसेंस नहीं था जमाखोरी का, तब जब महंगाई होती थी तो देश रोता था और कहता था जमाखोरी के नाते महंगाई हो रही है। अब इन हरामियों से पूछो, इन भारतीय जनता पार्टी के हिजड़ों से पूछो कि जब जमाखोरी का लाइसेंस पूंजीपतियों को दे दिया जाएगा, अडानी अंबानी को दे दिया जाएगा, तो महंगाई पे तेरा बाप करेगा कंट्रोल? कौन करेगा? पूछने का कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त, कोई पूछेगा नहीं, कोई पूछ नहीं सकता। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चलिए, दूसरा बिल लाए। दूसरा बिल भी इसलिए लाए कि अडानी अंबानी पूरे देश में जो भी बचा खुचा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए अनाज कहीं बच जाता है, लोकल बनिया खरीदते हैं, लोकल व्यापारी खरीदते हैं, उनके जरिए भी वो खरीद लें
और खरीदने के बाद अपने गोडाउन में पहुंचा दें। यानी जब भी चाहें अडानी अंबानी पूरे देश को ब्लैकमेल कर सकते हैं। अडानी अंबानी चाहें तो पूरे देश को मार सकते हैं। अडानी अंबानी चाहें तो पूरे देश को भूखे मार सकते हैं। अडानी अंबानी चाहें, जब सारा अनाज उनके गोडाउन में होगा, उनके कब्जे में होगा, तो देश का क्या करेंगे कहने की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का हरामी आदमी मिले तो उसे पूछना यही सवाल कि अगर जमाखोरी से महंगाई बढ़ती है और जमाखोरी का लाइसेंस नरेंद्र मोदी बांट रहे हैं, तो महंगाई कंट्रोल कैसे होगी? किसी का भी भला कैसे होगा, चाहे वो किसान हो? क्योंकि किसान को जब आएगा तो किसान तो बेच देगा, और किसान से तो पहले ही ले लिया जाएगा। जब खेत में पैदा नहीं होगा उससे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए अनाज ले लिया जाएगा। यानी तब कहा जाता है दूसरा बिल कि किसान कहीं भी जाके बेच सकते हैं। अब इन दोगलों से पूछा जाए कि जब अनाज पहले ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए ले लिया गया तो बेचेगा क्या किसान? भंडारण क्या करेगा? यानी धोखा, यानी गद्दारी, यानी देशद्रोह। नरेंद्र मोदी जैसा मैं नहीं समझता कि इतिहास में, खैर इतिहास की बात उस पर भी बोलेंगे। रघुनाथ सिंह जी कहते हैं डाबर का मतलब समझ गए। धन्यवाद बंधु। तो डाबर का मतलब ही समझना अच्छा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी के दरवाजे पर बंधे हुए डाबर हैं। आज किसान आंदोलन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की हैसियत नहीं कि इस बिल को वापस ले लें। मेरे दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूं अपने लाइव में कि नरेंद्र मोदी ब्लैंक सिग्नेचर रेजिग्नेशन पर, अपने रेजिग्नेशन पर ब्लैंक सिग्नेचर करके अडानी अंबानी के हाथों में दे चुके हैं। जैसे ही नरेंद्र मोदी यह ऐलान करेंगे कि मैं बिल वापस लूंगा, वैसे ही नरेंद्र मोदी का इस्तीफा अडानी अंबानी सार्वजनिक कर देंगे, फ्लैश कर देंगे। यह स्थिति है। मोदी की औकात अडानी अंबानी के दरवाजे पर बंधे हुए डाबर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मोदी चाहे तो भी, मैं चैलेंज कर रहा हूं मेरे दोस्त, इस चैलेंज को आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के सामने रख के देखना, आरएसएस के हिजड़ों के सामने रख के देखना, नरेंद्र मोदी की हैसियत नहीं है कि इस बिल को वापस ले लें, क्योंकि यह उनके हाथ में नहीं है। वो जैसे ही वापस लेने की कोशिश करेंगे, उनका इस्तीफा सामने आ जाएगा, जो पहले ही इस्तीफा साइन करके दे चुके हैं अडानी अंबानी को। यानी बिल वापस नहीं लेंगे। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त, अब या तो किसान रहेंगे और या तो नरेंद्र मोदी। अगर नरेंद्र मोदी उस कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हैं तो इन्हें किसानों पर गोली चलवानी पड़ेगी। और आप ये मान के चलिए, ये गोली भी चलाएगा। ये जनरल डायर से भी ज्यादा खतरनाक है। जो आदमी भस्मासुर है उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। यह आदमी जनरल डायर की तरह किसानों पर गोली चलवाएगा। अगर अपने आप को प्रधानमंत्री बनाए रखना है तो इसके पास एक ही रास्ता है, किसानों को गोली से उड़ा दो। दूसरा कोई रास्ता नहीं मेरे दोस्त। और यह उड़ाएगा। आप देखना कितने किसान शहीद होते हैं, और यह शहादत हमको आपको देनी पड़ेगी। यह शहादत किसानों को देनी पड़ेगी। जब यह किसानों पर गोली चलाएगा, पूरे देश में पूरे देश के किसान सामने आ जाएंगे, पूरे देश के किसान मैदान में आ जाएंगे, और तब यह आदमी कुर्सी छोड़ेगा। और यह छोड़ेगा नहीं, जबरदस्ती गला पकड़कर घसीट कर इसे हटाना पड़ेगा, और तभी यह हटेगा। यही एक रास्ता है और यही होगा। फिर एक बार कह रहा हूं मेरे दोस्तों, यह नहीं मानेगा, क्योंकि अडानी अंबानी नहीं मानेंगे। क्योंकि अडानी अंबानी ने ठाना है
कि किसानों की जमीन हमें चाहिए तो चाहिए। बदले में यह इस्तीफा दे चुका है अडानी अंबानी को लिख करके। अब अगर यह अपने आप को बचाना चाहता है तो किसानों पर गोली चलवाए। किसान पीछे नहीं हटेंगे। यह किसान गुजराती नहीं है, यह किसान कायर नहीं है, यह किसान दलाल नहीं है। जो दिल्ली में बैठे हैं किसान आंदोलन में, वो क्रांति के सिपाही हैं। वो किसान हैं, वो मजदूर हैं जिन्होंने भारत को आजाद कराया था। मैंने हजारों वीडियो हमारा मिल जाएगा आपको गुजरातियों की दलाली की। मेरे दोस्तों, अगर भारत गुलाम हुआ है, अगर भारत में डच आए हैं तो गुजराती लाए हैं। अगर भारत में फ्रेंच आए हैं, फ्रांसीसी आए हैं तो गुजराती लाए हैं। पुर्तगाली आए हैं तो गुजराती लाए हैं। अंग्रेज आए हैं तो गुजराती लाए हैं। मुगल आए हैं तो गुजराती लाए हैं। इन्होंने ही बाहरी आक्रमणकारियों को भारत को बुला बुला करके गुलाम बनवाया। मेरे दोस्तों, इतिहास पढ़ लीजिए, इतिहास पढ़ लीजिए मेरे दोस्तों। आपको मैं 1000 साल की बात छोड़ देता हूं, आप 250-300 साल पहले अंग्रेजों के पूरे कार्यकाल को देख लीजिए। एक भी गुजराती क्रांति में शहीद नहीं हुआ है। गांधी और पटेल का नाम मत लेना, दोनों क्रांतिकारी नहीं थे। क्रांति से दोनों का कोई रिश्ता नहीं था। भारत को आजाद कराने से इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं था। इन्होंने देश में कोई क्रांति नहीं की। ये क्रांति के लिए शहीद नहीं हुए। ये पटेल बाद में मरे हैं, गांधी बाद में मारे गए हैं। एक भी गुजराती, एक भी मोदी, शाह, पारेख, मेहता सेलुलर जेल से लेकर के दिल्ली के किसी भी ऑर्गेनाइज, किसी भी डेटा और किसी भी रिकॉर्ड में, या अंग्रेजों के 7.5 लाख क्रांतिकारी, उनके रिकॉर्ड के अनुसार 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने जब अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब भारत आजाद हुआ था। एक भी मोदी, शाह, पारेख, मेहता, एक भी गुजराती अगर आपको मिल जाए तो मुझे भी अपडेट करना। किसी भी गुजराती ने क्रांति में भाग नहीं लिया है। भारत को आजाद कराने की लड़ाई नहीं लड़ी। और जानते हैं क्यों नहीं लड़ी? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था, क्योंकि ये अंग्रेज को बुलाकर लाए थे, क्योंकि ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे, क्योंकि ये अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। और वही डीएनए है नरेंद्र मोदी का, जो आज अडानी, अंबानी, अमेरिका और चीन की दलाली कर रहे हैं। मेरे दोस्त, हमारी जमीनें चाइना हड़प रहा है। हमारे 21 जवानों को शहीद कर दिया। और ये दल्ला, अभी अभी आपको खबर आई होगी कि ये अभी भी कॉन्ट्रैक्ट चाइना को ही दे रहा है। रेल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट चाइना को ही दिया है। आप सोच लो, यह आदमी क्या है, यह आदमी कैसा है। इससे कोई मतलब नहीं। राष्ट्रवाद इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। इसका मतलब है देश बेचो, राज करो। मेरे दोस्त, अगर ये साल भर भी अगर इस कुर्सी पर बैठा रह गया तो हम समझते हैं भारत चाइना के कदमों में पड़ा होगा, भारत चाइना का गुलाम होगा। अब इससे बड़ा कौन सा उदाहरण आपको मिलेगा इस दुर्दांत की गद्दारी का, नरेंद्र मोदी की गद्दारी का? इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए? जिस समय चाइना हमारे सैनिकों को मार डालता है, हमारे सैनिकों को मारता है, हमारे भाई 21 भाई शहीद होते हैं, हमारे 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हड़प कर बैठा है, ये हमारा रक्षा मंत्री कहता है, और उसी चाइना को काम दिया जाता है, जॉब दिया जाता है। मोदी से बड़ा गद्दार, मोदी से बड़ा दलाल आप ढूंढ कर ला सकते हो दुनिया में कहीं से? नहीं। कि 250 साल के इतिहास में एक भी क्रांतिकारी शहीद गुजराती नहीं है। उसके बाद 250 साल के बाद छोड़ दीजिए, 1947 से लेकर आज तक आप बताइए, अगर आप यहां लिखने की, अगर हमारे टाइमलाइन पे आप लिख रहे हैं, इसका मतलब आप कम से कम 20 साल की ऊपर आपकी उम्र होगी। इस 20 साल के ऊपर आपकी उम्र होगी तो 5 साल, 7 साल, 10 साल या नरेंद्र मोदी के आने के बाद से तो आप समझते ही होंगे इस देश को।
उससे ज्यादा समझते तो अच्छी बात है। आप याद करके बताइए, क्या किसी सीमा से मोदी, शाह, पारेख, मेहता कोई शहीद हुआ है? किसी शहीद का जनाजा गुजरात गया है? अब तो सैनिकों ने भी ये आवाज उठानी शुरू कर दी है मेरे दोस्तों, क्योंकि जो भाई किसान आंदोलन में हैं, उन्हीं के बेटे जवान हमारे सीमा की रक्षा कर रहे हैं। ये गुजराती दलाल नहीं। ये बात मैं डंके की चोट पे कहता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये इशू बने। कम से कम देश जाने 1947 के बाद से लेकर आज तक जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल घोटाले हुए हैं, सब गुजरातियों ने किया है। इसीलिए सारा काला धन गुजरातियों के पास है। और इसीलिए एक भाई ने कहा कि काला धन कहां गया? चोर भी गुजराती और चौकीदार भी गुजराती। जब काला धन गुजरातियों के पास है तो आएगा कहां से? क्योंकि उन्हीं काले धन के चोरों का मामा, भांजा, भाई, भतीजा यानी नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा है। चोर का भाई चोर। कैसे मेरे दोस्त? वो कभी नहीं आएगा काला धन। 90% ब्लैक मनी, ये बात मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, किसी भी 90% ब्लैक मनी गुजराती के पास है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आऊंगा तो सबको जेल भेजूंगा, नहीं भेजा। आऊंगा तो सबका नाम बताऊंगा, नहीं बताया। 90% बैंकों का एनपीए गुजरातियों का है। 90% बैंकों में फ्रॉड गुजरातियों ने किया है। मैंने कहा कि चोर भी गुजराती, चौकीदार भी गुजराती, तो कानून कहां से कानून का पालन होगा? आपको पता होगा जब ये आया था तो 3 नाम सामने लाया था काले धन वालों का, तीनों गुजराती थे। नाम दबाने में इसको नानी याद आ गई और तीनों ने ताल ठोक कर कहा था कि हमने तो पैसा नरेंद्र मोदी को दिया है। कैसे बताएगा? नरेंद्र मोदी अगर, मैंने कहा, मैंने कई बार चैलेंज, मैं हमेशा बोलता हूं, नरेंद्र मोदी अगर मर्द की औलाद है, एक मां बाप का खून है उसके शरीर में, तो काले धन की लिस्ट आज जारी कर दे, कल उसे कुर्सी से भाग के जाना पड़ेगा गुजरात। क्योंकि पूरा देश जिस दिन यह जान जाएगा कि देश के को डुबोने वाले देश के सबसे बड़े चोर तो गुजराती हैं, और यही जानना चाहिए और यही मैं बताना चाहता हूं, जिसे लोग सुनने से डरते हैं। मैं कहने से नहीं डरता मेरे दोस्तों, हिम्मत नहीं होती इस सच्चाई को। मेरे दोस्तों, यह सच्चाई है। नरेंद्र मोदी को मैंने कहा चैलेंज के साथ कि आज काले धन की लिस्ट जाहिर सार्वजनिक कर दें, कल इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा तो दे चुके हैं, कल उनको भागना पड़ेगा। दिल्ली से भाग के जाएंगे गुजरात, भाग के, और विदेश भाग जाएगा, इस देश में भी नहीं रहेगा, देख लेना आप। क्योंकि चोरी करके भागने में ये गुजराती माहिर होते हैं। चलिए अब आप अपना सवाल कीजिएगा, मैं आपका सवाल लूंगा, सिर्फ आपका सवाल लूंगा। मेरे दोस्त, हम किसानों के साथ खड़े हैं, आपसे भी प्रार्थना है कि किसानों के साथ खड़े रहिए। आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं। हम आपके बीच, आपके साथ अपनी आवाज से आवाज मिला रहे हैं। आप भी उस ट्रैक्टर में मार्च में शामिल होना चाहते हैं तो हमारी बात को दूसरों तक पहुंचाइए अपनी भाषा में। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अंधभक्तों पर होना चाहिए, बच गए तो वैक्सीन सुरक्षित। नहीं मेरे दोस्त, कोरोना वैक्सीन का ट्रायल नरेंद्र मोदी पर पहला, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं पर, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, संसद में बैठे सभी भारतीय जनता एनडीए के मंत्रियों और सांसदों पर, फिर उसके बाद अंधभक्तों पर, फिर उसके बाद ये इन सबको सुरक्षित
हो जाने दीजिए, उसके बाद पूरे देश में पूरे देशवासियों को वैक्सीन लगा लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्त, ये हमको, आपको, आम आदमी को, गरीब को क्या समझते हैं? एक्सपेंडेबल, खर्च करने के काबिल। जानते हैं, अब तक जितने भी मरे हैं कोरोना वायरस से, वो सभी अपर क्लास या मिडिल क्लास के लोग थे। और कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किस पे किया जा रहा है? गरीबों और मजदूरों पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि गरीबों और मजदूरों में शायद ही कोई मरा होगा कोरोना से। फिर ट्रायल गरीबों पर क्यों? संघ गुजराती पर भड़ास निकालने का मतलब गांड में जलन है। भगवान लाल जानवा बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, बिल्कुल जलन है, जो भी समझ लो आपको। लेकिन आपसे मैं सवाल करता हूं, भगवती लाल जानवा, जानवा सही है अगर जानवा है तो भगवती लाल जी, मैंने जो कहा उसको काट के दिखाइए, उसका उत्तर दीजिए। आई एम राइट और आई एम रॉन्ग। मुझे जलन है, मुझे क्या है, वो अलग विषय है। लेकिन जो प्रश्न मैंने रखा, जो मैंने कहा कि सारे चोर गुजराती हैं, सारा ब्लैक मनी गुजरातियों के पास है, सभी जितनी बार गुलाम हुआ है भारत इन्होंने ही बनवाया है, और हमेशा ये बाहरी दलालों के साथ खड़े रहे हैं, अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, अंग्रेजों की दलाली की है। अंग्रेजों के दलाल गुजराती थे, मुगलों के दलाल गुजराती थे, सबके दलाल गुजराती, जितने भी बाहरी आए। इन बातों की सच्चाई, या कोई भी भारत के लिए शहीद नहीं हुआ, ना क्रांति में, ना आज। जालवा जी, अगर आप जानवा जी, अगर आप जानवर नहीं हैं, इंसान हैं, तो मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इट्स चैलेंज। मुझे क्या जलन है, मैं क्यों बोल रहा हूं, यह इन्वेस्टिगेशन का विषय नहीं है। विषय यह है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है या गलत, और मैं चाहता हूं कि इस पर डिबेट हो। मैं चाहता हूं कि यह बात भारत के हर आदमी तक पहुंचे, और इसीलिए जब भी मैं लाइव करता हूं, यह बात हर अपने वीडियो में जरूर कहता हूं। भाई गुजरात मां राजशाही हटी। अच्छा, आपकी बात मैं समझ नहीं पाया। राजशाही हटी का मतलब क्या कह रहे हैं? उसे बीजेपी के डॉग भो भो करने लग गए हैं। बीजेपी वाले बोले मेरे दोस्त, मेरा विरोध होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं उसको, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात का विरोध होना ही, विरोध हो, मैं यही चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यह विषय बने, यह डिबेट का विषय बने, यह कोर्ट का विषय बने, इस पर डिबेट हो, तभी तो देश जानेगा कि गुजराती कितने गद्दार थे। जिस डीएनए को हमने भारत की कुर्सी पर बिठा दिया, भारत की गद्दी पर बिठा दिया है, कितनी बड़ी भूल की है। इस देश ने कितनी बड़ी गलती की है, और उस गलती की सजा मिल रही है पूरे देश को। गंदा कमेंट करने, पप्पू राम जी कहते हैं गंदा कमेंट करने वाले को शरीर में बहुत तगड़ा जलन हो रही है, इसलिए ऐसी कमेंट करते। बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त। मेरी बात यहां तक कि आज तक मेरे दोस्त, मेरे दोस्तों में से कई लाख लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जो गुजराती हैं। वो भी मेरी बात नहीं काटते, और वो इसलिए मेरी बात नहीं काटते कि मैं जो बोलता हूं वो सच है। ये सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? मोदी को मिर्ची क्यों नहीं लगती? जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए कि जिस दिन यह विषय पूरे देश के सामने आएगा, उस दिन एक सेकंड यह आदमी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा। और इसका फंडा यही है, झूठ बोलो, आगे निकलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। तो वो झूठ बोलने वाला आदमी है, वो सच का सामना नहीं करता, वो सच के सामने टिकता नहीं, सच के सामने खड़ा नहीं होता। आज किसान
एक सच्चाई है। इस देश की सच्चाई है हमारा किसान, और इस देश की आजादी की सच्चाई है इस किसान आंदोलन में शामिल होने वाले लोग। उस सच्चाई का सामना नरेंद्र मोदी नहीं कर सकता। झूठ बोलो, निकल लो। अरे मोदी को ठीक है मेरे बंधु। अजीत झा बोलते हैं इंडिया में शासन नहीं कुशासन हो रहा है, किसान के साथ, किसान का साथ दो। धन्यवाद झा जी, आपने बिल्कुल सही है कहा। पूरे इस देश को किसान के साथ खड़े होना चाहिए, किसान का साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर किसान ये हार और जीत, एक बात मान लो, ये वो किसान हैं जो आज दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन में बैठे हैं, जो किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। नरेंद्र मोदी एक ऐसे शासक हैं जो किसानों पर गोली चलवाने से पीछे नहीं हटेंगे। जानते हैं ये आंदोलन बहुत से किसानों के शहीद और नरेंद्र मोदी के सत्ता के खात्मे के साथ खत्म होगा। इस भविष्यवाणी को आप नोट कर लीजिए, वॉच कीजिए, देखते रहिए। यह अत्याचारी किसानों पर गोली चलवाएगा, पूरे देश में क्रांति हो जाएगी, पूरे देश के किसान सामने आ जाएंगे। अभी जो चुप भी बैठे हैं वो भी सामने आ जाएंगे और इस अत्याचारी का अंत होगा। यह आदमी, क्योंकि यह इस्तीफा दे चुका है अडानी अंबानी को, पीछे नहीं हटेगा। यह आदमी बिल वापस नहीं लेगा, लेकिन किसानों पर गोली चलवाएगा। और यही इस भस्मासुर का अंत होने की गलती होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों के साथ जुड़ा, आप लोग मेरा साथ दिए। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से विनती है, मेरे इस पेज को भी इस समय भी जितने लोग जुड़े हुए हैं उन्हें भी नहीं दिखाया जा। जब आप देखेंगे तो जितने लोग जुड़े हैं उससे ज्यादा ये शेयर जा चुका होगा। हमारे वीडियोस 4.4 मिलियन तक लोगों के पास पहुंच रहा है और लोग देख रहे हैं, लेकिन इसे रोकने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। हमारा प्रतिदिन 1 या 2 आईडी ब्लॉक कर दी जाती है, हमारे पेज को डिसेबल कर दिया जाता है। ये लड़ाई हम जीतते हैं, जीत रहे हैं, आगे भी जीतते रहेंगे, किसानों की आवाज उठाते रहेंगे। अगर आप साथ रहे तो, अगर आपने साथ दिया तो। और साथ देने का अर्थ यह है कि जैसे ही मेरी बातें अगर आपको सही लगे तो उसे अपने माध्यम से आगे पहुंचाने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।